महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम उत्तराखंड UTET आपकी फ्री तैयारी करा रहे हैं और 3 क्लास हमारी ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास है और अभी आपका ये उर्दू सब्जेक्ट चल रहा है। आजकल में ही आपका हिंदी सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएगा और आपकी उर्दू क्लास का ऑनलाइन जो टाइम है वो रात 8 बजे है और जो आपकी हिंदी क्लास होगी वो आपकी 9:30 बजे होगी। ठीक है जी, तो डेली उर्दू की क्लास आपकी 8 बजे और हिंदी की 9:30 बजे लाइव हुआ करेगी। तो अभी तक अगर आपने पिछले 3 लेसन, पिछले 3 हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमने प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप यकीन रखिए कि इन्हीं में से ही आपके सारे सवालात आने वाले हैं। चलिए, तो आज उत्तराखंड का आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और हमारा नारा है आपकी बार 100 के पार। ठीक है, आप भी हमारे साथ हिम्मत बनाए रखिए और इंशाल्लाह 100 के पार आप ज़रूर पहुंचेंगे। देखिए, TET सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं है, बल्कि ये आपके मुस्तक़बिल को बनाने वाला एक इम्तहान है, क्योंकि इसको पास करके ही आप अपने जो गोल है उसको पा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। चलिए, आज का हमारा जो सबक है, जो लेसन है, जो आज हमारी क्लास होने वाली है, वो है एक PYQ, यानी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको उत्तराखंड शिक्षा विभाग ही कराता है और अटल उत्कृष्ट, उत्तराखंड में कुछ विशेष स्कूल होते हैं, कुछ इंटर कॉलेजों को अटल बनाया गया है जहां विशेष प्रकार की सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। तो उनके लिए ये एक विभागीय एग्ज़ाम हुआ था, अटल उत्कृष्ट एग्ज़ाम 2023 में हुआ था और इसको आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल आपके UTET की तरह ही होता है और वही संस्था इसको भी कराती है जो आपका UTET कंडक्ट कराती है। तो इस वीडियो को सिर्फ आप अपने तक ही मत रखिए, अपने जानने वालों, दोस्त अहबाब के पास भी ज़रूर भेजिए जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट लिया है और UTET का फॉर्म भरा है या फिर वो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से और आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, सवाल नंबर 31, जो हमारा सवाल नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन हम यहीं से इसको सवाल नंबर 31 ही पढ़ेंगे। जी, क्या है सवाल? किस नसरी सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? अब देखिए, उर्दू में 2 तरह की असनाफ़ होती हैं, एक होती है नज़्म, एक होती है नस्र। नज़्म के बारे में हमने आपको समझाया हुआ है कि जिसके अंदर लिरिक्स होता है, लय बनती है, और नज़्म को हिंदी में क्या कहते हैं हम? जी, पद्यांश कहते हैं या पद्य कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को पोइट्री कहते हैं। नज़्म की बात कर रहे हैं। जब हम नस्र की बात करते हैं तो नस्र को हिंदी में हम गद्यांश कहते हैं और इंग्लिश में प्रोज़ कहते हैं। ठीक है, तो नज़्म और नस्र को इंग्लिश में पोइट्री और प्रोज़, और हिंदी में गद्यांश और पद्यांश, और उर्दू में नज़्म और नस्र। ठीक है जी, चलिए खैर, ऑप्शन में आपके पास A दास्तान, B ड्रामा, C इंशाइया और D नॉवेल। जी, जल्दी से बताइए, सवाल है किस नसरी सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? चलिए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी इंशाइया। अब आप ये बताइए, कई बार आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी इंशाइया सिन्फ है उर्दू में, उसके बुनियाद गुज़ार कौन है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, सवाल नंबर 32 में आपसे पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 32 है और आपसे पूछा गया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? दर्ज बाला शेर में इस्तेमाल की गई सनद की निशानदही कीजिए। जी, ऑप्शन A में आपके पास है तजाहुल आरिफाना, B में है मुराअतुन नज़ीर, C में है हुस्न तालील और D में है तजनीस। जी, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब ये तजाहुल आरिफाना कहते किसको हैं? बहुत से आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना होगा। देखिए, उर्दू में जो शायरी होती है या नस्र में भी कई बार जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं या कोई ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब हमें पता होता है, लेकिन हम जानबूझ के ही अनजान बन जाते हैं, तो उस वाली सिनात को कहते हैं क्या? तजाहुल आरिफाना, यानी कि जानबूझकर ऐसा अनजान बन जाना, ऐसा बन जाना
जैसे कि हम अनजान हैं और जानते ही नहीं हैं। अच्छा, ए को तो आपने समझ लिया। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन और हैं, उनके बारे में भी कभी सवाल पूछा जा सकता है। अब हुस्न तालील देखिए, सी में जो आया ना हुस्न तालील, ऑप्शन नंबर आपका समझ गए ना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन को समझ लीजिए। मुरातुन नज़ीर भी एक मशहूर सिनत है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे हुस्न तालील। हुस्न तालील दरअसल एक ऐसी सिनत को कहते हैं कि किसी भी कलाम में या किसी भी शेर में जब कोई शायर कोई बात कहता है और उस बात का या उस काम का कोई ऐसा लॉजिक पेश करता है जो दरअसल नहीं है। जैसे हमने पिछली क्लासों में एक शेर पढ़ा था कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की और साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक बता रहा है शायर जो एक्चुअल में नहीं था। ठीक है, तो उसने तालील उसको कहते हैं। चलिए अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 33 बताइए जल्दी से। ये पिछली असबाक़ में, पिछली क्लासेस में भी आ चुका है जी। ऑप्शन ए में है उर्दू की इब्तिदाई नश्व-नुमा पंजाब में हुई, बी में है उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली, और सी में है उर्दू ज़बान की इब्तिदा नश्व-नुमा दक्कन में हुई, और डी में है उर्दू खड़ी बोली से निकली है। जी बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि उर्दू ज़बान जो है वो ब्रज भाषा से निकली है। अब इसमें बी ऑप्शन तो आपने समझ लिया है, लेकिन 3 ऑप्शन और हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की इब्तिदाई नशो-नुमा पंजाब में हुई, ये किसका कौल है? तो ये हो जाएगा किसका बच्चों? जी महमूद शीरानी का। किसका? महमूद शीरानी। इन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, एक किताब इन्होंने लिखी है जिसका नाम था पंजाब में उर्दू, और उसमें इन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू दरअसल कहाँ से बनी है? पंजाब से बनी है। सी ऑप्शन में आपसे पूछा गया उर्दू ज़बान की इब्तिदाई नशो-नुमा दक्कन में हुई। देखिए ऐसे भी कई सारे उर्दू के थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदाई नशो-नुमा कहाँ पे हुई? दक्कन में हुई जी। और ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। और एक नज़रिया और है जिसको मसूद हुसैन ख़ान ने दिया है, और वो नज़रिया है कि उर्दू नवाही दिल्ली और उसके आसपास में पैदा होने वाली ज़बान है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किसके मजमुआए खुतूत का नाम गुबार खातिर है? किसके मजमुआए खुतूत का नाम गुबार खातिर है? ऑप्शन में आपके पास है आर अहमद सुरूर, बी में जगन्नाथ आज़ाद, सी में अबुल कलाम आज़ाद, डी में रजब अली बैग सुरूर। जी जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ये तो आपने समझ लिया है। अब यहाँ कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि उर्दू के ऐसे अदीब का नाम बताइए जिसकी पैदाइश अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। तो वो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद ही हैं, जिनकी पैदाइश भारत में नहीं हुई बल्कि कहाँ पे हुई? जी मक्का शहर में हुई जी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 35 यानी कि सवाल नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि दर्ज झेल में से किस उर्दू अदीब की पैदाइश अरब के शहर मक्का में हुई? देखिए अभी हमने जो ऊपर आपको बताया था उसी का ही यहाँ सवाल आ गया है। ऑप्शन ए में है आपसे सर सैयद अहमद ख़ान, बी में अबुल कलाम आज़ाद, सी में सज्जाद ज़हीर, और डी में मौलाना अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, तो आपको जवाब पता चल ही गया है। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी पैदाइश कहाँ हुई? जी मक्का शहर में हुई। चलिए सवाल नंबर 36 में आपसे पूछा गया है कि रतननाथ सरशार का नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए है हमदर्द, ऑप्शन बी है अवध अखबार, ऑप्शन सी है अल हिलाल, और ऑप्शन डी है अवध पंच। जल्दी से बताइए आप जी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवध अखबार। ठीक है, पंडित रतननाथ सरशार का नावल फसाना आज़ाद बहुत मशहूर नावल है। अच्छा, कई बार इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि फसाना आज़ाद का सबसे मशहूर किरदार कौन सा है?
जी। तो इसका मशहूर किरदार है खोजी। कौन है? खोजी। ठीक है, खोजी। एनसीईआरटी की जो गालिबन कक्षा 7 या 8 की किताब है उसमें इसका पूरा सबक दिया गया है। चलिए, अच्छा, हमदर्द किसका अखबार था? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके, हमदर्द अखबार किसने निकाला? इसी तरह इसमें ऑप्शन सी में है अल हिलाल। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल हिलाल या अल बलाग जो उर्दू का अखबार था या रिसाला था वो किसने निकाला था? जी, तो इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अवध पंज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अवध पंज जो उर्दू का रिसाला या अखबार था वो किसके ज़रिए से निकाला गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 आपसे पूछता है कि इल्म बयान की इस्तिलाह में अगर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल या मानिंद करार दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब हम इल्म बयान के अंदर किसी एक चीज़ का कंपेयर दूसरी से करते हैं और उसको उसी की जैसी बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके बाल तो रेशम के जैसे हैं तो किससे तशबीह दी जा रही है? रेशम से। अगर मैं कहूँ कि आपके होंठ तो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे हैं तो किससे तशबीह दी जा रही है? गुलाब की पंखुड़ी। और मीर तक़ी मीर का एक बहुत मशहूर शेर आपको याद होना चाहिए कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है और इसके बारे में भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सुन्नत पाई जाती है। चलिए सवाल पे लौटते हैं और ऑप्शन आप देख लीजिए। ए में है मजाज मुरसल, बी में है इस्तिआरा और सी में है किनाया और डी में है तशबीह। जी जल्दी से बताइए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तशबीह। देखिए हम आपको एक बार फिर से ये चीज़ समझा रहे हैं कि जब भी आप एक सवाल को हल करते हैं तो कभी भी आपको सिर्फ ऑप्शन देख के आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको उसके जो 3 ऑप्शन और बाकी रह जाते हैं उनको भी हमेशा देखना है कि इनमें और क्या क्या दिया गया है, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपके पास वही 3 ऑप्शन में से कोई एक सवाल बनकर आ जाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 38 में आपसे पूछा गया है कि मसनवी गुलजार नसीम के शायर का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है तुरुक चंद, ऑप्शन बी में है रतननाथ, ऑप्शन सी में है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी में है दया शंकर नसीम। जल्दी से बताइए। जी जी बताइए जल्दी से। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दया शंकर नसीम ने कौन सी मसनवी लिखी है? गुलजार नसीम। जी कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि दयाशंकर नसीम का तारीख़ पैदाइश क्या है, तो वो भी आप याद कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 और ये आपसे पूछता है कि दर्ज झेल कहते हैं निम्नलिखित को। ठीक है, दर्ज झेल में से किस अफसाने का मौजू तक़सीम हिंद है? यानी कि कौन सा ऐसा अफसाना है जिसके अंदर भारत का जो बंटवारा हुआ था उसको मौजू बनाया गया है, उसको उसका टॉपिक बनाया गया है। ऑप्शन आपके पास है ईदगाह, बी है तौबा टेक सिंह और सी है कोख जली और डी है लिहाफ। जल्दी से बताइए। जी जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए हम बता देते हैं। दरअसल सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तौबा टेक सिंह। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता लग ही गया है, लेकिन अब आपको कभी कभी सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ऑप्शन ये तौबा टेक सिंह जो नावल है वो किसका है? तौबा टेक सिंह जो नावल है वो किसका है? तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जी बताइए किसका है अगर आपको पता है तो। जी जी बताइए। जी तौबा टेक सिंह जो है वो दरअसल क्या है? आपका एक अफसाना है। और ये किसका है अफसाना? जी बताइए। ये है सादत हसन मंटो का। ठीक है, सादत हसन मंटो का ये अफसाना है और इसी के अंदर इस अफसाने का जो मौजू है वो तक़सीम हिंद है। इसी तरह ईदगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए ईदगाह किसका अफसाना है, तो ईदगाह क्या है? अफसाना है और किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। लिहाफ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिहाफ किसका अफसाना है, तो ये है जी असमत चौताई का। ठीक है, तो इसी तरह कोख जली भी इसमें एक
अफसाना है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोक जली किसका अफसाना है या किसका करती है, तो आप क्या बताएंगे? जी, तो कोक जली हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह बेदी का। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया सवाल नंबर 39। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर है मौलवी नज़ीर अहमद के किस नावल के मशहूर किरदार का नाम ज़ाहिरदार बेग है। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है कि मौलवी नज़ीर अहमद के किस नावल के अंदर ज़ाहिरदार बेग का एक किरदार आया है। ऑप्शन आपके पास है मीरतुल उरूज़, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह और बनातुन नाश। देखिए, ये चारों के चारों जो नावल हैं ये किसके हैं? मौलवी नज़ीर अहमद के हैं, लेकिन इनमें से एक का किरदार कौन है? ज़ाहिरदार बेग। चलिए खैर, जल्दी से अब हम अपने इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तौबतुन नसूह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी हिंदी। जी, जल्दी से बताइए किस ज़बान का लफ्ज़ है, यानी कि शब्द है, किस ज़बान का वर्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। ठीक है, तुर्की। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। सौदा का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन में है ए मिर्ज़ा असदुल्ला, और बी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और सी शेख इब्राहिम, और डी ख्वाजा हैदर अली। जी, क्या पूछा है? सौदा का पूरा नाम बताइए। देखिए, यहाँ इन्होंने तखल्लुस दिया है। क्या दिया है? तखल्लुस। आपको पता है तखल्लुस किसको कहते हैं? तखल्लुस एक ऐसा नाम होता है जिसको कोई भी शायर, कोई भी कवि अपनी कविताओं में, अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। ठीक है, अपना असल नाम इस्तेमाल नहीं करता, एक छोटा सा नाम वो बना लेता है, अपना निकनेम जिसको हम बोल सकते हैं, उसको क्या करता है? अपनी शायरी में या अपने कलाम में इस्तेमाल करता है, और उसी से उसकी पहचान बन जाती है। जैसे जो मोहम्मद रफ़ी सौदा है, इसका सबसे पहले तो ऑप्शन जान लीजिए, बी सही हो जाएगा। जो मोहम्मद रफ़ी हैं उनका नाम क्या था? दरअसल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी उनका नाम था, लेकिन सौदा क्या था? उनका तखल्लुस था। क्या था? सौदा उनका तखल्लुस था। जी, अब आप स्क्रीन पर एक चीज़ गौर से देखिए, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला सिंबल, ये जहाँ भी आपको लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि ये किसी का तखल्लुस है। ठीक है, कैसे बना हुआ होता है? ये SS की पहचान होती है। ऐसा जो सिंबल होता है वो होता है तखल्लुस का। ठीक है, तो अब ये तो आपका चलिए हो गया है। अब मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि ऑप्शन ए में मिर्ज़ा असदुल्ला दिया था इन्होंने, इसका बताइए अगर आपको पता है इनका तखल्लुस क्या था, और शेख इब्राहिम का तखल्लुस आप बताइए क्या था, और ख्वाजा हैदर अली का भी आप तखल्लुस बताइए क्या था। यहाँ से देखिए आपके 4 सवाल हल हो जाते हैं एक ही सवाल के अंदर से। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता देते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला का क्या था? गालिब था। गालिब उनका असल नाम नहीं था, गालिब उनका असल नाम नहीं था। क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला उनका नाम था, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, लेकिन गालिब क्या था? उनका तखल्लुस था। इसी तरह शेख मोहम्मद इब्राहिम इनका असल नाम था, और ज़ौक़ इनका तखल्लुस था। क्या था? ज़ौक़। कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किसके उस्ताद थे, तो किसके उस्ताद थे? ये मशहूर हस्ती के बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह के उस्ताद थे। और ख्वाजा हैदर अली का क्या था उनका तखल्लुस? इनका था आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। कई बार आपको आतिश लिखा हुआ होगा और पूछ लिया जाएगा कि इनका असल नाम क्या है, तो आपको बताना है ख्वाजा हैदर अली का असल नाम जो है वो आतिश है। ठीक है, और तखल्लुस की पहचान मैंने आपको बता दी है। इस तरह का एक सिंबल होता है, ये वाला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसको तखल्लुस के ऊपर लगाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 43 के तरफ बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर 43 क्वेश्चन नंबर, आब हयात के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आब हयात एक तसनीफ़ है, और आपसे पूछा गया है कि इनके जो राइटर हैं उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए में है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी में है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन सी में शिबली नोमानी, और ऑप्शन डी में आपके पास मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, जब आप क्लास में ऑनलाइन जुड़े रहते हैं तो जो आपको पता होता है ना वो आप ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि इससे फिर हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको कितना इल्म है। चलिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम है आब हयात। अब देखिए, यहाँ से कई सारे आपके सवाल निकल के आते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि उर्दू की जो सबसे पहली तनक़ीदी किताब है, यानी कि जिसके अंदर तनक़ीदी नुक़ूश मिलते हैं, वो कौन सी है? आब हयात हो जाती है।
जो बाकायदा तनक़ीदी किताब है वो तो मुक़द्दमा शेर व शायरी है। आप समझ लीजिए पहले पूरी बात को। मुक़द्दमा शेर व शायरी क्या है? उर्दू की सबसे पहली तनक़ीदी किताब है, लेकिन जिसमें हमें तनक़ीदी नुक़ूश मिलते हैं, ठीक है, वो कौन सी है? आब हयात है। और ये किसकी लिखी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कई बार इसके सन के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आब हयात कब लिखी गई है, ठीक है, तो सन भी आपको पता होना चाहिए। चलिए खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है कि मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए हैं? जी, मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए हैं आपको बताना है। ऑप्शन में है आपके पास दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी आपके पास है इलाहाबाद। जल्दी से बताइए जी। तो सवाल नंबर 44 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी आगरा। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई शायर पैदा तो कहीं होता है, लेकिन वो चूँकि कहीं और उसकी ज़िंदगी गुजरती है, इसलिए वहीं के नाम से वो मशहूर हो जाता है। जैसे अगर हम गालिब की बात करें, मिर्ज़ा गालिब को लोग समझते हैं कि ये दिल्ली के हैं, लेकिन दिल्ली इनकी पैदाइश नहीं हुई, बल्कि ये भी आगरा के पैदा हुए हैं। आगरा में पैदा हुए, उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली इनकी शादी हुई और वहीं पे फिर ये बस गए, वहीं गालिब का इंतकाल हुआ। इसी तरह एक नाम आता है नज़ीर अकबर आबादी का। किसका आता है? नज़ीर अकबर आबादी। अब देखिए, यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि अकबर आबाद किसको कहते हैं? आगरा को कहते हैं। अकबर आबाद किसका पहला नाम है? आगरा का। तो जब नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ के हैं, तो लोग कहते हैं कि ये आगरा के हैं। क्यों? क्योंकि नाम के सामने अकबर आबाद लगा हुआ है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये भी आगरा के पैदा नहीं हुए हैं, दरअसल इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। चलिए खैर, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आपका जो सवाल है वो है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 आपसे पूछ रहा है कि बाबा उर्दू किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बाबा उर्दू किसे कहा जाता है। देखिए 21 मिनट की आपकी क्लास हो गई और हमें 30 मिनट में इसको ख़त्म करना है। चलिए जी, तो बाबा उर्दू ऑप्शन आपके पास सर सैयद अहमद ख़ान, मिर्ज़ा गालिब, मौलवी अब्दुल हक और मीर तक़ी मीर। जल्दी से बताइए जी। सही ऑप्शन हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक, बाबा उर्दू के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 46। तौबतुन नसूह किसका नाविल है? देखिए ऊपर हमने पढ़ लिया है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नाविल है। कहाँ है डिप्टी नज़ीर अहमद? इसमें ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सवाल नंबर 46 का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है कि ख़ुतूत गालिब के मजमुआ का क्या नाम है? ख़ुतूत गालिब के मजमुआए का क्या नाम है? जी, मकसद इसका ये है कि गालिब ने एक ख़ुतूत का मजमुआ लिखा है, ख़ुतूत की किताब लिखी है, और उसका नाम क्या है, उसके मजमुए का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास हैं ए उर्दू मोहल्ला, बी गुब्बार ख़ातिर और सी शेरुल अज्म और डी है आपका दस्ते सबा। चलिए इनका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उर्दू मोहल्ला। अब आप ये बताइए कि गुब्बार ख़ातिर किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? ऊपर आपने पढ़ लिया है, किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। अब आप बताइए शायरुल आज़म और दस्ते सवा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इस कमेंट में बताना है कि किसके हैं। चलिए सवाल नंबर आपके सामने है 48। इसमें पूछा है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। मैं आपको बता दूं कि हमने गालिबन जो पहली या दूसरी क्लास कराई थी ऑनलाइन आपकी, उसमें हमने इसके बारे में बहुत तफसील से समझाया था। आपके पास ऑप्शन ए है गालिब, बी है ज़ौक़ और सी है सर सैयद अहमद ख़ान और डी है हाली। तो ये किसका कौल है? ये गालिब का कौल है। गालिब ने कहा है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल अज्जा में से किसका ताल्लुक़ सिन्फ़े क़सीदा से नहीं है? अब देखिए अज्जा कहते हैं पार्ट को, ठीक है, जो हमारे कोई भी क़सीदा और मरसिया ये नज़्म वगैरह ये होते हैं ना, तो इनके अंदर छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं। तो उसके बारे में पूछा गया है कि नीचे जो निम्नलिखित आपको दिए गए हैं उनमें से क़सीदे की कौन सी सिन्फ़ नहीं? ए में है आपके पास तशबीब, बी में है गुरेज़, सी में है जंग और डी में है मदह। बताइए जल्दी से जी, क़सीदे में कौन सी चीज़ नहीं आती इनसे? तो चलिए हम आपको बता देते हैं, क़सीदे में सी यानी कि जंग नहीं आती। जंग किस में आती है? मरसिए में आती है जी। तशबीब, गुरेज़ और मदह ये तीनों के तीनों अज्जा किसके हैं? ये किसके हैं? ये है क़सीदे के, और जो जंग है वो इसका नहीं है, वो किसका है? बेसिकली मरसिए का, ठीक है।
चलिए, अब सवाल नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है। बहुत मशहूर किताब है उर्दू नस्र की, और पिछली क्लासों में गालिबन हमने आपको बताया था इसके बारे में बहुत तफसील से। अब आप बताइए बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन ए निहाल चंद लाहौरी, ऑप्शन बी मिर्ज़ा अली लुत्फ़, ऑप्शन सी मिर्ज़ा अली ख़ान, और ऑप्शन डी में आपका है मीर अमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर अमन। ठीक है, अब ये तो आपने जान लिया है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज, जो एक बहुत मशहूर कॉलेज था कलकत्ता का, अंग्रेज़ों ने उसको उर्दू सीखने के लिए बनाया था, तो पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब का नाम क्या है। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बाग़ बहार। कई बार पूछा जाता है कि उर्दू नस्र की सबसे मशहूर किताब कौन सी है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बाग़ बहार ऑप्शन में आएगा। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का जो खुसूसियात हैं वो कौन सी नसरी किताब में बयान की गई हैं, तो उसका भी जवाब क्या होगा, बाग़ बहार। और कई बार पूछा जाएगा कि बाग़ बहार किसने लिखी है, तो उसका जवाब आपके सामने है मीर अमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है हुस्न मतला, ऑप्शन बी में है मक्ता, और ऑप्शन सी में है मतला, और ऑप्शन डी में है मदह। देखिए, गज़ल के कई सारे हिस्से होते हैं। ठीक है, जब हम उसको शुरू करते हैं तो पहले शेर को कुछ और कहते हैं, आखिरी शेर को कुछ और कहते हैं, और जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको कुछ और कहते हैं। चलिए, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। खैर, इसका सही जवाब हो जाएगा मतला। ठीक है, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, और गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हुस्न मतला कहते हैं। और ये मदह जो है वो है कसीदे का जुज़्व। ठीक है, ये गज़ल में नहीं आता। गज़ल में मदह तो हो सकती है किसी की, लेकिन ये कसीदे का जुज़्व है। चलिए, सवाल नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया, देखिए वो सवाल आ गया जिसके बारे में हमने ज़िक्र किया था जी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। किसका शेर है, आपसे पूछा गया किसका शेर है। ऑप्शन ए में है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी में है सौदा, ऑप्शन सी में है गालिब, और ऑप्शन डी में है जी हैदर अली आतिश। तो जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए, बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके पास, यानी कि मीर तकी मीर का ये शेर है। अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज़ भी ध्यान रख लीजिए, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि इस शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है। तो इसमें कौन सी है जी, सिनाते तशबीह। क्योंकि अगर किसी भी शेर में की सी आ जाए ना, की सी की तरह, की सी की तरह, तो वो क्या होता है, वहाँ पे मिसाल दी जा रही, और यानी कि उदाहरण दिया जा रहा है किसी का। जब उदाहरण दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है 53, जिसके अंदर पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम बताइए। देखिए, इसके बारे में भी हमने पिछले सवालों में तशरीह कर दी है, तौज़ीह कर दी है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में है मुस्तफ़ा ख़ान, ऑप्शन बी में है मुजीब ख़ान, ऑप्शन सी में असदुल्ला ख़ान, और ऑप्शन डी में अजैब ख़ान। ये तो बहुत आसान है, हमने आपको बता भी दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि असदुल्ला ख़ान गालिब जी। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा गया है आपसे कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज कायम करने का असल मकसद क्या था। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, अब देखिए इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप सारे सवालों की एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो सवाल में नहीं है। ऑप्शन ए में आपके पास हिंदुस्तानियों को खुश करना, ऑप्शन बी है उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना, ऑप्शन सी है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इसका सवाल का जवाब हम दे चुके हैं पहले ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, और इसी मकसद से इन्होंने क्या किया था, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का जी क़याम अमल में लाए थे। अच्छा, आपके लिए एक सवाल ये है, अब ये बताइए कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, यानी कि कौन से सन में इस कॉलेज को शुरू किया गया। जल्दी से बताइए, बहुत मशहूर सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, और आगे भी उम्मीद है कि आपसे पूछा जाएगा जी। तो इसका जवाब हो जाएगा 1800 में। किसमें, 1800 ईस्वी में इसका क्या हुआ, बुनियाद रखी गई। चलिए, अच्छा, कई बार पूछा जा सकता है कि बंद कब हुआ,
ये बंद कब हुआ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 55 की तरफ हम बढ़ते हैं और आपसे पूछा गया है कि फसाना अजाइब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। फसाना अजाइब एक दास्तान है और उर्दू की मशहूर दास्तानों में से ये एक बहुत अहम दर्जा रखती है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में है अब्दुल हलीम शरर, बी में है रतन नासर शार, और सी में है रजब अली, और डी में है इंशाउल्लाह खान इंशा। जी जल्दी बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 55 का। जी बताइए बताइए। रजब अली बैग सुरूर। फसाना अजाइब किसने लिखी है? रजब अली बैग सुरूर। कुछ लोग इसको सरवर भी पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? रजब अली बैग सुरूर है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 56 में आपसे पूछा गया है कि मरसिये के अज्जाए तरकीबी में कौन सा जुज़्व शामिल नहीं है। मरसिया उर्दू की एक बहुत मशहूर सिन्फ है, उर्दू नज़्म की, और उसके अंदर क्या नहीं आता ये बताइए। ऑप्शन ए गुरेज़, ऑप्शन बी मद आमद, ऑप्शन सी रुखसत, और ऑप्शन डी शहादत। जी बताइए। चलिए खैर, अगर आपको नहीं पता तो इसकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरेज़ इसमें नहीं आता। देखिए मरसिये के कितने अज्जा हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। 8 कौन कौन से हैं? जी हेलो, हाँ हेलो जी। खैर चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 57 आपसे पूछ रहा है कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपके पास जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन बी में ज्ञानचंद, ऑप्शन सी में रघुपति साहे, और ऑप्शन डी में पंडित ब्रज नारायण चकबिस। जी तो फिराक गोरखपुरी का जो असल नाम है, फिराक गोरखपुरी का, वो है क्या है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असल नाम है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 58। बस 2 सवाल और बचे हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं। तो 58 में आपसे पूछा गया है कि दर्ज झेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए है दिन, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है तीर, और ऑप्शन डी है पानी। जी क्या पूछा गया है कि कौन सा मुअन्नस है। अब देखिए अगर आपको नहीं पता है तो उर्दू में जिन्स के लिए, यानी कि किसी की भी चीज़ को, जेंडर को जानने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है 2, मुज़क्कर और मुअन्नस। क्या होता है? मुज़क्कर किसको कहते हैं? मेल को कहते हैं। मुज़क्कर कहते हैं मेल को, और मुअन्नस कहते हैं फीमेल को। ठीक है, मुअन्नस किसको कहते हैं? फीमेल को। ये तो आप समझ गए होंगे ना। फीमेल को कहते हैं मुअन्नस, और मेल को कहते हैं मुज़क्कर। ठीक है। अच्छा तीसरा जेंडर भी होता है, कभी कभी सवाल आ सकता है, आप इसको भी याद रख लीजिए। उसको बोलते हैं मुखन्नस। क्या बोलते हैं? मुखन्नस। मुखन्नस ऐसे बनता है। वो कहते हैं ट्रांसजेंडर को। किसको? ट्रांसजेंडर को क्या बोलते हैं? मुखन्नस कहते हैं। ठीक है जी, तो इनको आप याद रख लीजिए। अब उर्दू में मुअन्नस और मुज़क्कर को कैसे आप पता कर सकते हैं? जैसे अगर आप इसका पता करना चाहते हैं दिन का कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, आप इसके सामने कुछ और जोड़ के देखें। जैसे दिन निकल गया या दिन निकल गई, तो क्या हो जाएगा? दिन निकल गया। अगर गया है तो इसका मतलब ये तो मुज़क्कर है। और रात के आगे लगा के देखिए, रात हो गया। क्या ऐसे पढ़ेंगे हम इसको? रात हो गया, या ऐसे पढ़ेंगे कि रात हो गई, रात बीत गई। ठीक है, आधी रात। तो इसका मतलब ये फीमेल है, तो इसको क्या कहेंगे? मुअन्नस कहेंगे। अब देखिए सी को भी आप देख लीजिए। अगर कहें कि उसको तीर लग गया, या कहेंगे कि उसको तीर लग गई, तो तीर लग गया सही होगा ना। मैंने पानी पी लिया, या मैंने पानी पी ली, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या कहा जाएगा? मैंने पानी पी लिया। खैर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि दर्ज झेल अल्फाज में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रात। चलिए 2 सवाल बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। इनमें से कौन तरक्की पसंद तनकीद निगार नहीं है? आपसे पूछा गया है नहीं है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में नहीं होता है और आप उसको गौर से नहीं पढ़ते तो गलत कर जाते हैं। ऑप्शन ए में है आपके पास शमसुर रहमान फ़ारूकी, बी में है कमर रईस, सी में है तशाम हुसैन, और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये सवाल है, जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा शमसुर रहमान फ़ारूकी। तो ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं? तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं। तरक्की पसंद उर्दू में एक तहरीक बहुत मशहूर थी, और उसके ज़िम्न से उसके अंदर से बहुत सारे सवाल आते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक का वजूद कब कायम हुआ, तो कब कायम हुई वो तहरीक? 1936 में। कई बार पूछ लिया जाएगा तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है, तो उनमें एक सज्जाद ज़हीर का नाम बड़ा मशहूर है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई,
तो 1936 में हुई। कई बार पूछ लिया जाएगा तरक्की पसंद तहरीक का सबसे पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर, यहाँ पे हमारा सही सवाल है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि शमसुर रहमान फ़ारूक़ी कौन सी तहरीक से जुड़े हुए थे। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताइए। आखिरी सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका मशहूर कौल है। देखिए, पिछली क्लास में गालिबन हमने आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो देखिए, इसके बारे में हमने बहुत तफसील से आपको बताया था। तो ऑप्शन ए में है अली सरदार जाफ़री, बी में है रशीद अहमद सिद्दीकी, सी में है कलीमुद्दीन अहमद और 4 में है आल अहमद सुरूर। जी, तो किसका कौल है ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल। अब इनमें से एक कौल ये भी है कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, बहुत मशहूर ये स्टेटमेंट है, कौल है। ये किसका है, कलीमुद्दीन अहमद का है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसका है, कलीमुद्दीन अहमद का। और गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका है, ये है किसका, जी, रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो ये थे आज के आपके सवाल, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा अब की बार मकसद है कि अब की बार 100 के पार।